Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, after completing the chemical coordination, nervous coordination और उनका feedback mechanism किस तरह से काम कर रहा होता है, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे about the comparison of the nervous coordination with the chemical coordination. इसकी डिटेल्स वन बाय वन पॉइंट्स की शक्ल में बोर्ड पे देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन. अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये सवाल आपको दो तरह से पूछा जा सकता है. मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन. लेकिन यही सवाल बाज़ औक़ात इस तरह से भी आया हुआ है कि कंपेयर द नर्वस कोऑर्डिनेशन विद केमिकल कोऑर्डिनेशन. तो आप ये बात याद रखेंगे कि अगर कंपैरिजन आता है तो आप उसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों चीजें मेंशन करेंगे, और अगर खाली डिफरेंशिएट से पूछा जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ डिफरेंसेस मेंशन करने हैं. सिमिलैरिटीज अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी बोर्ड के सवाल में आ चुकी हुई हैं, इसलिए दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट. समझिएगा भी वो सारा कुछ जो हम प्रीवियस सेशंस में पढ़ के आ चुके हुए हैं अबाउट द नर्वस कोऑर्डिनेशन एज वेल एज द केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसकी समरी यहाँ पे मौजूद है और वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही ब्रीफली, लेकिन इंशाल्लाह ताला कंसेप्ट आपका क्लियर होगा. जी स्टूडेंट्स, द फर्स्ट थिंग इज अबाउट द सिमिलैरिटीज के हैं तो दोनों कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स, इनके दरमियान कौन कौन सी खसूसियात जो मुश्तरक हैं और फिर उसके बाद कौन कौन सी खसूसियात जो मुख्तलिफ हैं, इनको वन बाय वन देखेंगे. बोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड द नर्वस सेल्स प्रोड्यूस केमिकल मैसेंजर्स. अब स्टूडेंट्स देखें, ग्लैंड्स बेशक वो एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है, उनके अंदर हमें ये नजर आ रहा है कि केमिकल सिक्रीट किए जा रहे हैं. एंडोक्राइन हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं तो ये वो केमिकल्स हैं जो ग्लैंड्स ने डायरेक्टली ब्लड का हिस्सा बना दिया और उसके बाद वो पूरी बॉडी का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन हैं क्या? केमिकल मैसेंजर्स. इन द सेम वे नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी हमें यही चीज नजर आती है कि आपके न्यूरॉन्स बुनियादी तौर पे अपनी अलोंग द लेंथ ऑफ द सेल बॉडी तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल जनरेट किए हुए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक सेल से दूसरे सेल को मैसेज भेजना है तो दे हैव टू रिलाई ऑन द केमिकल मैसेंजर्स दैट आर नोन एज न्यूरोट्रांसमिटर्स. ऑलराइट, फिर उसके बाद बोथ रिलीज द मैसेंजर केमिकल्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस ऑफ द बॉडी. ये चीज भी काबिल गौर है कि न्यूरॉन्स बेशक नर्वस सिस्टम के अंदर हैं या नर्वस सिस्टम से बाहर बॉडी के अंदर कहीं किसी चीज के साथ एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं, वो अपने सेल से बाहर खारिज करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स को, तब जाके उनका काम मुकम्मल होगा. और इसी तरह से हार्मोन्स जो हैं इनका तो काम ही यही है कि अपनी सिक्रीशंस को ब्लड के अंदर भेज देना, और फिर वो सिक्रीशंस या वो केमिकल्स जो हार्मोन्स की शक्ल में खारिज किए गए हैं वो खुद ही अपने टारगेट सेल्स तलाश कर लेते हैं और स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद बोथ हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी. चूंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम है और इसी तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, तो दोनों ने मिलके क्या करना है, पूरी बॉडी की ओवरऑल एक्टिविटीज को चेक भी करना है और साथ साथ कहीं अगर कोई गलती या कोई खराबी आ रही है तो उसको ठीक करने की कोशिश भी करनी है. एंड देन इज द लास्ट एंड द ऑप्टिमम पॉइंट, जिसको हम कह सकते हैं कि अल्टीमेट चीज है टू अचीव द होम्योस्टैटिक कंडीशन. ये जो हमारी बॉडीज नॉर्मल काम करते हुए हमें नजर आती हैं स्टूडेंट्स, इसके पीछे असल में आपकी नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा हाथ है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर इन कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स के अंदर खराबी हो जाए तो फिर भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, और अगर ये दोनों सही तरीके से काम ना कर रहे हो फिर भी बहुत सारी डिफॉर्मिटीज पैदा हो सकती हैं. तो इस वजह से जब ये सारा कुछ ऑप्टिमाइज्ड लेवल पे चल रहा होता है तो तब हम कहते हैं नाउ वी आर एंजॉयिंग द हेल्थ. ऑलराइट, और सेहत या तंदुरुस्ती हजार नेमत है. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं डिफरेंशिएट करने की नजर से. जी स्टूडेंट्स, जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि कॉलम बना के ही लिखें ताकि डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करते हुए आपको भी आसानी रहे और बाद में एग्जामिनर को स्टडी करते हुए भी आसानी रहे. स्टूडेंट्स, द पॉइंट वन इज बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया आर प्रेजेंट. हमारे नर्वस सिस्टम की सारी कंपोजिशन जो है वो न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल है, और न्यूरॉन्स हमारे अंदर डिफरेंशिएटेड न्यूरॉन्स हैं, यानी सेंसरी न्यूरॉन्स, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स और फिर उसके बाद साथ ही साथ मोटर न्यूरॉन्स भी मौजूद हैं. तो ऑल द न्यूरॉन्स दे हैव टू परफॉर्म देयर ओन स्पेसिफिक फंक्शंस, और इनको नरिश और प्रोटेक्ट करने के लिए साथ जो सेल्स नजर आ रहे हैं दे आर नोन एज द न्यूरोग्लिया, जिसके लिए दूसरा नाम मैंने आपको बताया था कि दीज आर द ग्लायल सेल्स. और इन ग्लायल सेल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो मुख्तलिफ सिक्रीशन सिक्रीट करके तो आपके न्यूरॉन्स के लिए भी हेल्पफुल हैं और आपकी नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी मददगार साबित हो रहे हैं. स्पेशली अगर आपको शॉन सेल्स याद हो दैट लाई ऑन द एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन्स, वो क्या कर रहे होते हैं, माइलिन शीथ प्रोड्यूस कर रहे हैं
और माइलिन शीथ की प्रोडक्शन की वजह से आपकी नर्वस कोऑर्डिनेशन की स्पीड बेहतर हो जाती है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम की बात करें तो वहां पे हमें नजर आता है हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स आर द यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स का तो हमें समझ में आता है कि ये तो वो सेल्स हैं जो ग्लैंड्स के अंदर मौजूद हैं, लेकिन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो दूसरी टाइप हमें नजर आ रही है स्टूडेंट्स, ये क्या है? दीज आर द सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द हाइपोथैलेमस, और ये वो ब्रिज सेल्स हैं जो कनेक्ट करते हैं आपके नर्वस सिस्टम को विद द केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ऑलराइट, देन पॉइंट नंबर 2 अगर देखें तो केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय न्यूरॉन्स act very close to the cells they influence. For example, there are the less than a micrometer acetylcholine produced by the nerve endings at synapse. अब स्टूडेंट्स ये चीज भी समझने से ताल्लुक रखती है कि असल में जो न्यूरॉन्स हैं जितनी स्पीड में कनेक्शंस बनाते हैं या खत्म करते हैं, तो इस चीज को फोकस करना पड़ता है कि बाज़ औक़ात इन्होंने जहां पे मैसेज भेजना है उनके यानी कि रिसेप्टर्स और दूसरी तरफ से जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जिसको हम कह सकते हैं, इनके दरमियान का डिस्टेंस जितना कम होगा कोऑर्डिनेशन उतनी ही ज्यादा एफिशिएंट होगी। इसी वजह से 1 माइक्रोमीटर से भी कम डिस्टेंस बुनियादी तौर पे क्यों सेलेक्ट किया जा रहा है, ताकि जब न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज किए जाएं तो वो जो मैसेज लेके आ रहे हैं वो उसी एक्यूरेसी के साथ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे लैंड करे कि जिसके साथ उसको कंडक्ट किया जा रहा है। और इसमें इंपॉर्टेंट फीचर स्टूडेंट्स जो आपने याद रखना है वो क्या है? एसिटाइलकोलिन के साइनेप्सेस मोस्टली किसके साथ बनते हैं? आपके मसल्स के साथ। तो इसका मतलब यह है कि अगर एसिटाइलकोलिन जो है वो या तो दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन बनाए या मस्कुलर मेम्ब्रेन्स के साथ कनेक्शन बनाए, उसका डिस्टेंस हमेशा बहुत कम होना चाहिए। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हमें क्या नजर आता है? Hormones affect the target cells that are far away. For example, ADH produced in posterior pituitary and travel to the kidney or the nephrons. अब ये बात स्टूडेंट समझने वाली है कि असल में आप देखें आपके मास्टर ग्लैंड्स कौन है? दे आर द पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी में भी एंटीरियर लोब, और एंटीरियर लोब से बहुत सारी सिक्रीशंस, मीडियन लोब से बहुत सारी सिक्रीशंस, पोस्टीरियर लोब से बहुत सारी सिक्रीशंस ट्रेवल करके जा रही हैं। स्पेशली अगर हम एडीएच की बात करें, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की, तो ये जो वेसोप्रेसिन है प्रोड्यूस आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हो रहा है, लेकिन उसके बाद ब्लड के जरिए ट्रेवल करके कहां पे जाएगा? किडनीज के अंदर, और किडनीज में से फिर ये जाके अपना असर शो करेगा नेफ्रॉन्स के डिस्टल रीजन के ऊपर, और वहां पे जाके वाटर की कंजर्वेशन को प्रमोट करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी को रीएब्सॉर्ब किया जा सके और जाया होने से बचाया जा सके। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि असल में जो न्यूरॉन्स हैं उनके दरमियान कम से कम डिस्टेंस होगा तो वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हार्मोन किसी भी जगह से पैदा किया जा रहा हो, वो एंडोक्राइन है तो अपनी सिक्रीशन ब्लड के अंदर शामिल करके उसके बाद किसी भी टारगेट सेल के पास भिजवा सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूरॉन्स रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इनटू वन और स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली स्टूडेंट्स एक जबरदस्त किस्म की रिसर्च सामने आई है कि न्यूरॉन्स खुद से दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शंस बिल्ड अप करते हैं, और वो कनेक्शंस बिल्ड अप करने के लिए उनको केमिकल मैसेजेस यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स भेजने पड़ते हैं। और ये भी मुमकिन है कि साइनेप्स वन न्यूरॉन टू सेकंड न्यूरॉन चल रहा हो, और ये भी मुमकिन है कि जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो एक ही वक्त में सैकड़ों न्यूरॉन से मैसेजेस रिसीव करने की सलाहियत रख सकता हो। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे या तो एक ही तरह के न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, एक ही लिंक बनेगा, एक ही पाथवे बनेगा, या फिर यह भी मुमकिन है कि जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो मुख्तलिफ इकसाम के न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड हो। दूसरी तरफ हमें क्या नजर आता है? द ब्लड बॉर्न हार्मोन्स, यानी द हार्मोन्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड birth the millions of cells indiscriminately and only a few respond. ये चीज भी स्टूडेंट्स बड़ी जबरदस्त है कि असल में हार्मोन्स जब भेज दिए गए ब्लड में तो ब्लड जहां भी जाएगा हार्मोन साथ साथ फ्लो करके जाएंगे, जहां पे उनके टारगेट सेल्स होंगे वो टारगेट सेल्स खुद ही उनको रिसीव करेंगे और उसके बाद रिस्पांस देना शुरू कर देंगे। कहीं भी ऐसा नहीं किया जाएगा कि बॉडी के किसी टिश्यू को या किसी किस्म के इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़े कि किसी सूरत में कोई हार्मोन वहां पे जा रहा है लेकिन वो हार्मोन उससे साइड से होके गुजर जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि बिला इम्तियाज हार्मोन्स जो हैं वो पूरी बॉडी के अंदर खुलेआम फिर रहे हैं, जिन टारगेट सेल्स को चाहिए वो खुद ही उनको रिसीव करें और उसके मुताबिक रिस्पांस देना शुरू कर दें। ऑलराइट,
फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम अगली बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन के डिफरेंसेस में जो नेक्स्ट डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में इमीडिएट रिस्पांस टू स्टिमुलाई नजर आता है हमें, जिसकी बेस्ट एग्जांपल हम रिफ्लेक्स एक्शन की सूरत में पढ़ चुके हुए हैं कि आपका तेज तरीन रिफ्लेक्स, आपका तेज तरीन रिस्पॉन्स जो है वो आपके रिसेप्टर से ट्रेवल करके जाएगा आपके एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के पास जो कि स्पाइनल कॉर्ड में है, और स्पाइनल कॉर्ड से फौरी तौर पे मोटर न्यूरॉन्स ऑर्डर लेके आते हैं और आप अपने हाथ को विदड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन बना हुआ है बुनियादी तौर पे ये बेहतरीन मिसाल है इस इमीडिएट या इंस्टेंट रिस्पांस की कि एक तरफ से स्टिमुलस आया और फौरी तौर पे आपने उसका कोई ना कोई रिस्पांस दे दिया। सो दिस क्विक रिफ्लेक्स एक्शन इज बेसिकली एन इंस्टेंट रिस्पांस टू सम स्टिमुलस। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमें क्या नजर आता है, मे हैव इमीडिएट इफेक्ट लाइक इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा है, बट मोस्टली प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट लाइक ग्रोथ हार्मोन। अब ये वो वाली चेंज है स्टूडेंट्स जो अपेरेंटली आपको नजर नहीं आ रही होती, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपके कोई रिलेटिव्स, आपके कोई दोस्त या आपके अजीजो अकारिब आपको काफी अरसे के बाद देखें तो वो एकदम से आके कहते हैं कि आप तो काफी बड़े हो चुके हैं। तो ये जो काफी बड़े हो जाने वाली बात आपको सुननी पड़ती है, असल में इंटरनली आपके हार्मोन्स काम कर रहे हैं। क्योंकि आप तो अपने आप को डेली बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको वो चेंजेस शायद इतनी आसानी से फील नहीं होती जो कोई भी बाहर से ऑब्जर्वर देख के आपको बता सकता है। तो असल में ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन स्लोली एंड पैसिवली लगे हुए हैं और आपकी बॉडी जो है वो ओवरऑल ग्रोथ शो करना शुरू हो चुकी होती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर साथ नर्वस कोऑर्डिनेशन में कंट्रोल थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स within the cell release neurotransmitter when reach the target cells। अब ये बात भी काबिल गौर है स्टूडेंट्स कि असल में जो न्यूरॉन्स की अपनी कंडक्शन चल रही है वो तो सारी की सारी एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में जा रही है, और जब न्यूरॉन्स किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या किसी दूसरे इफेक्टर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहां पे इनको क्या करना पड़ता है, केमिकल मैसेजेस भेजने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल कंडक्शन सारी की सारी बिजली के मैसेजेस पे मुश्तमिल है, जिसमें हम ये पढ़ चुके हुए हैं कि आयंस की मूवमेंट होती है पोटेशियम और सोडियम की, जो कि इसको कंट्रोल कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब हमें क्या पता चलता है, कंट्रोल ओनली थ्रू द केमिकल्स एंड टारगेट सेल्स आर फार अवे। ये भी मुमकिन है कि कई मीटर दूर, यानी अगर हम बॉडी की बात कर रहे हैं तो 1-1.5 मीटर तो कम से कम जो है वो इस तरह से आप अपने पिट्यूटरी से डिस्टेंस पैदा कर सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक हार्मोन्स खुद से ट्रेवल करके जा रहे हैं एंड देयर इज ओनली वन सोर्स एंड दैट इज द केमिकल मैसेजिंग। ऑलराइट, फिर अगला पॉइंट अगर देखें स्टूडेंट्स तो हमें पता चलता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में फास्टर और रैपिड इफेक्ट, जिसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज के हवाले से ये स्टेटमेंट याद रखने के काबिल है। स्पीड ऑफ इंपल्स इज 100 मीटर्स पर सेकंड और मैक्सिमम स्पीड जो रिकॉर्ड की गई है इट इज 120 मीटर्स पर सेकंड। आप अपनी आई ब्लिंक करने की स्पीड को देखें या बाज़-औक़ात कभी आप अपने अनकॉन्शियस रिफ्लेक्स को चेक कीजिएगा तो आपको अंदाजा होगा कि जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स पैदा कर रहे हैं बैक एंड पे उतनी ही स्पीड के साथ आपकी इंपल्सेस कंडक्ट होती हैं, तभी आप ये कोऑर्डिनेशन करने के काबिल हो रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेकिन हार्मोन्स दे आर स्लो बट स्टेडी। ऑलराइट, तो हम कह सकते हैं नॉट वेरी रैपिड, शो स्लो बट प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट। अगेन ग्रोथ को हम यहां पे शामिल करेंगे कि हार्मोन्स अपने काम में लगे हुए हैं, करते ही जा रहे हैं और रिस्पॉन्सेज जो हैं वो स्लो हैं लेकिन नजर जरूर आते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे इट इज दैट न्यूरोट्रांसमीटर्स आर शॉर्ट लिव्ड, ब्रोकन डाउन शॉर्टली आफ्टर देयर रिलीज। ये चीज स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने से ताल्लुक रखती है। साइनेप्स वाले टॉपिक में भी ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूं कि जैसे ही प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज किया जाता है वो फौरन जाके अपने पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स के ऊपर लैंड करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम खत्म हो जाए यानी इंपल्स आगे कंडक्ट होना शुरू हो जाती है तो फौरी तौर पे क्या किया जाएगा कि बकिया न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो एंजाइम्स हैं वो आते हैं और उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को आहिस्ता आहिस्ता वहां से डाइजेस्ट करते हैं और उनका इंपैक्ट या उनका इन्फ्लुएंस वहां पे खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हार्मोन्स रिमेन एक्टिव फॉर मच लॉन्गर ड्यूरेशन विद इन द ब्लड। इसकी मिसाल हम अगेन ग्रोथ हार्मोन की सूरत में भी ले सकते हैं। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स भी आपकी बॉडी में मौजूद हैं, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स भी आपकी बॉडी में मौजूद हैं जो आहिस्ता आहिस्ता से चेंजेस लेके आते हैं और फिर अपेरेंटली आप सेकेंडरी मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि अब आप बड़े हो चुके हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड द नर्वस कोऑर्डिनेशन। इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स याद रखिएगा और कंपैरिजन में मैं फिर बता रहा हूं आपको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों चीजें शामिल होंगी और डिफरेंसेस में खाली आप अलग-अलग से सिर्फ टेबल को मेंशन करेंगे।
इस सेशन का इख्तिताम करते हैं यहीं पे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।